हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अप्लाइड फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है आपका रोटेशनल मोशन या फिर घूर्णन गति। ठीक है, तो देखिए घूर्णन गति पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, वो है आपका रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ठीक है, या इसे हम कहते हैं दृढ़ पिंड, हिंदी में कहते हैं इसे दृढ़ पिंड। तो देखिए रिजिड बॉडी क्या होती है आपकी। मान लीजिए ये एक बॉडी है, सपोज ये आपकी एक बॉडी। ठीक है, इस बॉडी पे आपने अभी तक कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। ठीक है, यानी कोई फोर्स नहीं लगाया था अभी तक, तो इसकी कंडीशन ये है। अब मैं बात करूँ, मान लीजिए इसके बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है ये, इसका एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये, दो पार्टिकल मैंने ले ली है। ठीक है, इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, सपोज r डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में फिलहाल। ठीक, अब क्या किया मैंने इस पर एक फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, बॉडी डिस्प्लेस होगी। ठीक है, यानी बॉडी क्या आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। मान लीजिए यहाँ से ये बॉडी यहाँ पहुँच गई, ठीक, यानी पूरी पूरी बॉडी कहाँ आ गई आपकी, इस पॉइंट पर आ गई है, डिस्प्लेस हो गया। ठीक, और ये जो पॉइंट दो मैंने दो पार्टिकल लिए थे, इसके दो पॉइंट थे ये। ठीक, इन दोनों के बीच की मैं डिस्टेंस देखता हूँ तो अभी भी क्या है, वो आ रही है। ठीक, यानी बिफोर लोडिंग दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, r थी, और आफ्टर लोडिंग कितनी है आपकी, ये आ रही है। मतलब क्या है कि पूरी की पूरी बॉडी तो डिस्प्लेस हो गई है ये, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है आपकी, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम घूर्णन गति क्या होती है या फिर रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी है। ठीक है, एक पिंड है आपका, ये पिंड जो है आपका, ये एक एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से एक एक्सिस है और इस एक्सिस के चारों तरफ जो है ये घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, यानी इसमें क्या लीनियर मोशन नहीं हो रही है। ठीक है, लीनियर मोशन सिर्फ क्या हो सकती है इसमें, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगा दिया। इस तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बॉडी पे एक फोर्स लगा दिया है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा, मान लीजिए ये फोर्स मैंने जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है, वहाँ से r डिस्टेंस पे मैंने ये फोर्स लगाया है। ठीक, जैसे ही फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या होगी, ये बॉडी जो है आपकी रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, जिस तरह फोर्स लगाऊँ उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी आपकी, ये रोटेट होना इस तरह से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इस एक्सिस के बावजूद जो ये रोटेट होगी, यही मोशन क्या कहलाती है, इसकी रोटेशनल मोशन कहलाती है। ठीक, अब देखिए रोटेशनल मोशन हो किसकी वजह से रहा है। तो देखिए ये जो होता है, ये होता है आपका जो भी इसमें टॉर्क जनरेट होता है। यानी यहाँ इस एक्सिस से r डिस्टेंस से मैंने फोर्स लगाया है, तो और फिर मैंने इसके फोर्स लगाने से इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। ये इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। उसी की वजह से क्या होती है आपकी रोटेशनल मोशन होती है। ठीक, अगर मैं बात करूँ मोमेंट ऑफ फोर्स की, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक, तो मोमेंट ऑफ फोर्स और इसे हम क्या कहते हैं आपका टॉर्क। ठीक, तो टॉर्क के बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसे नोट करते हैं हम टाउ से। टाउ बराबर होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी जितना भी फोर्स लगाया है और ये फोर्स जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, उससे कितनी दूरी पर लगाया है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्या कहलाता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर वो कहलाता है टॉर्क। ठीक है, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या है बॉडी में रोटेशन होगा, उतनी ज़्यादा बॉडी आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक, जैसे टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका F इंटू आर। ठीक, और ये भी क्या होती है आपकी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो फोर्स है आपका, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है आपका, और जो यहाँ से जो भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये भी आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराता है आपका टॉर्क, और टॉर्क भी होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूँ, टॉर्क की अगर मैं यूनिट की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर। ठीक, अगर बात की जाए इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो ये होती है आपकी ml/t-। ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्क। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है
नेक्स्ट टॉपिक है आपका कपल, ठीक है, कपल या फिर इसे हम कहते हैं बलयुगम, ठीक है। देखिए बात करेंगे हम बलयुगम क्या होता है। देखिए इसे भी एक बॉडी का समझेंगे, एक डायग्राम बना दिया मैंने। मान लीजिए क्या है आपकी, ये एक बॉडी, ठीक है। इस बॉडी में मैंने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया है, ये मैंने एक फोर्स लगा दिया आपका F1, ठीक है, और एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस बॉडी में, उसकी वैल्यू है आपकी F2, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपकी, वो मान लीजिए मैंने कितनी है, ठीक है, जो डिस्टेंस आपकी वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, ठीक। तो देखिए ये जो मैंने दो फोर्स लगाए हैं, ये किस कंडीशन में एक बल युग्म या एक कपल जनरेट करेंगे, ठीक है, या फिर ये किस कंडीशन में ये क्या करें, एक जो है कपल कहलाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन है आपकी कि जो इन दोनों फोर्स है, यानी जो F1 बराबर F2 है बराबर F, ठीक है, यानी अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड परिमाण अगर सेम है, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, तब ये आपका जो है बल युग्म बनाएंगे। दूसरा क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, यानी पहली चीज तो वही कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, थर्ड है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी ये जो दोनों फोर्स हैं इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होना चाहिए, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक। जैसे देखिए ये वाला, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे ये है, और इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपका ये है, ठीक। इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तब इस तरह के अगर फोर्स आपकी बॉडी पर लग रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, कपल कहलाते हैं, या फिर ये बल युग्म कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ, ये बल युग्म लगाया आपने, तब भी ये भी बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा आपका, ठीक है। ये वाला फोर्स इस तरह से रोटेट कर रहा है इसे, और ये वाला फोर्स इस तरह से रोटेट करता है, यानी जो बल युग्म है वो भी क्या करता है, बॉडी को रोटेट करता है। रोटेट करता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा आपका, ठीक है। इन फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी टॉर्क जनरेट होगा। अब वो टॉर्क होगा कितना, देखिए वो देखते हैं हम। यानी कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल या फिर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। बल युग्म का आघूर्ण हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसे भी हम टो से डिनोट करते हैं, ठीक। बल युग्म का आघूर्ण या फिर किसी एक बल का आघूर्ण, दोनों को क्या करते हैं हम, टो से ही डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई भी एक फोर्स लीजिए, क्योंकि फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। F1 बराबर F2 बराबर क्या है, दोनों F है। ये कंडीशन बनती है आपकी कपल के लिए, यानी ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, ठीक। फोर्स हो गया आपका, इनटू क्या हो गया, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ए, ठीक। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू ए बी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए बी है, तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका F इंटू आर, ठीक। तो ये भी क्या है आपका टॉर्क ही होता है, ये भी क्या है आपका मूवमेंट ऑफ कपल और मूवमेंट ऑफ फोर्स, दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट भी सेम होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी, न्यूटन मीटर होती है, और इसकी डायमेंशन भी कितनी होती है आपकी, ml टू T-2, ठीक है। और ये भी क्या होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर हो गया इतना।